दोस्तों, अगर आपके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 का चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है, या आप एक एडवोकेट यानी वकील हैं, कानून के छात्र या आम नागरिक हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में बचाव पक्ष आखिर अदालत में कैसे अपनी बात रखता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो अब केस हारना तय है, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। हमारे देश का कानून आरोपी को भी पूरा अवसर देता है कि वो अदालत को ये बताए कि जिस चेक के आधार पर मुकदमा किया गया है वो वास्तव में किसी कानूनी रूप से देय ऋण यानी कि लीगल इन्फोर्सिबल डेबिट के भुगतान के लिए दिया ही नहीं गया था। धारा 118 और 139 के तहत शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वैधानिक धारणा जरूर बनती है कि चेक किसी देय राशि के भुगतान के लिए जारी किया गया है, लेकिन यह धारणा अंतिम सत्य नहीं होती। आरोपी इस धारणा का खंडन कर सकता है और इसके लिए उसे अपने बचाव को संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती। उसे केवल इतना दिखाना होता है न्यायालय को कि उसके द्वारा रखा गया बचाव परिस्थितियों के आधार पर अधिक संभावित है। इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने बासालिंगप्पा वर्सेस मुद्दी बसप्पा सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में स्पष्ट किया है। अब सवाल यह है कि अदालत में इस धारणा को तोड़ा कैसे जाए। इसका सबसे प्रभावी तरीका है शिकायतकर्ता का मजबूत और सुनियोजित क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्रतिपरीक्षा जिरह, यानी ऐसे प्रश्न पूछना जिनके उत्तर स्वयं शिकायतकर्ता के मामले को कमजोर कर दें। सबसे पहले अदालत में यह जानना जरूरी होता है कि जिस कथित ऋण की बात की जा रही है उसका कोई लिखित प्रमाण है या नहीं। इसलिए बचाव पक्ष है वो पूछ सकता है कि क्या आपके और आरोपी के बीच कोई लिखित समझौता हुआ था, क्या कोई ऋण अनुबंध या प्रॉमिसरी नोट या रसीद या कोई दस्तावेज बनाया गया था। यदि लाखों रुपए का लेन देन बताया जा रहा है लेकिन उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो अदालत इस तथ्य को जरूर ध्यान में रखती है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कथित ऋण आखिर कब, कहां और किन परिस्थितियों में दिया गया। शिकायतकर्ता से पूछा जा सकता है कि सही तारीख क्या थी, समय क्या था, स्थान कौन सा था और उस समय वहां कौन कौन मौजूद था। क्या किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने यह लेन देन देखा था, क्या किसी गवाह के हस्ताक्षर लिए गए थे। यदि परिवादी इन सामान्य प्रश्नों का भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी बयान की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसे अदालतें भी काफी गंभीरता से देखती है, और वो है शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता यानी फाइनेंशियल कैपेसिटी। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसने आरोपी को 5 लाख, 10 लाख या उससे भी अधिक राशि उधार दी थी, तो अदालत यह जानना चाहेगी कि उसके पास इतनी राशि आई कहां से। इसलिए बचाव पक्ष पूछ सकता है कि आपकी मासिक आय कितनी है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने ये राशि बैंक से निकाली थी, यदि हां तो किस तारीख को निकाली थी, क्या उसका बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, क्या आपने अपनी आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में इस ऋण का उल्लेख किया है, यदि राशि नगद दी गई थी तो उस नगद का स्रोत क्या था, क्या वह आपकी घोषित आय का हिस्सा थी। यदि परिवादी इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो अदालत के सामने यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि वास्तव में ऐसा कोई ऋण दिया ही नहीं गया था। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जॉन के अब्राहम वर्सेस साइमन सी अब्राहम के मामले में भी यह कहा कि कई परिस्थितियों में शिकायतकर्ताओं को अपनी वित्तीय क्षमता और वास्तविक लेन देन साबित करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि भुगतान के तरीके की।
यदि परिवादी कहता है कि उसने नकद भुगतान किया था, तो उसे पूछा जा सकता है कि बैंक से पैसे कब निकाले थे, क्या कोई बैंक रिकॉर्ड है, क्या किसी ने धन गिनते हुए देखा था, क्या कोई रसीद ली गई थी, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का रिकॉर्ड मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में जब अधिकांश बड़े भुगतान बैंकिंग माध्यम से किए जाते हैं, तब बड़े नकद लेन देन पर अदालत स्वाभाविक रूप से अधिक सावधानी से विचार करती है। अब आते हैं स्वयं के चेक पर। दोस्तों, बचाव पक्ष पूछ सकता है परिवादी से कि चेक आपको कब मिला, कहां मिला, क्या चेक आपके सामने भरा गया था, क्या पूरी लिखावट आरोपी की है या केवल हस्ताक्षर आरोपी के, क्या चेक में भरा गया बाकी का विवरण किसी और ने भरे थे, क्या आपने स्वयं चेक में कुछ लिखा, क्या चेक पोस्ट डेटेड था, क्या आपने चेक तुरंत बैंक में लगाया या काफी समय बाद प्रस्तुत किया। कई मामलों में आरोपी का यह बचाव होता है कि चेक केवल सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी चेक के रूप में दिया गया था। ऐसे में परिवादी से पूछा जा सकता है कि क्या यह सही है कि चेक सुरक्षा के रूप में दिया गया था, क्या उस समय वास्तव में कोई राशि देय नहीं थी, क्या आपने बिना पूर्व सूचना के चेक बैंक में प्रस्तुत कर दिया, क्या आपने पहले कोई हिसाब किताब किया था, क्या आपने आरोपी से बकाया राशि की पुष्टि कराई थी। यदि इन प्रश्नों के उत्तर परिवादी के पक्ष में नहीं आते, तो आरोपी का बचाव मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं कानूनी नोटिस की। दोस्तों, धारा 138 के तहत नोटिस भेजना एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसलिए परिवादी से पूछा जा सकता है कि नोटिस किस पते पर भेजा गया था, क्या वह आरोपी का सही पता था, क्या आपके पास उसकी प्राप्ति का कोई प्रमाण है, यदि नोटिस वापस आ गया था तो क्या दूसरा नोटिस भेजा गया। इसके बाद दस्तावेजों में विरोधाभास है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि परिवाद में एक तारीख लिखी है और शपथ पत्र में दूसरी, तो इसका कारण पूछा जा सकता है। यदि शिकायत में किसी गवाह का नाम नहीं है लेकिन बाद में गवाह प्रस्तुत किया जाता है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि पहले ये तथ्य क्यों नहीं बताया गया। क्या आपने पुलिस में कोई शिकायत की थी, क्या आपने कोई सिविल वाद दायर किया था। ऐसे प्रश्न कई बार शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता को प्रभावित कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों पक्षों के पुराने संबंधों की। यदि पहले से दोनों के बीच कोई विवाद चल रहा था, कोई संपत्ति का झगड़ा था, कोई व्यापारिक विवाद था या कोई अन्य मुकदमा लंबित था, तो यह भी अदालत के सामने रखना जरूरी होता है। इसलिए पूछा जा सकता है कि आरोपी से आपका क्या संबंध है, क्या पहले कोई विवाद हुआ था, क्या पहले भी आपने आरोपी से चेक लिए थे, क्या यह विवाद वास्तव में किसी अन्य लेन देन से संबंधित है। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी पहले ही कुछ राशि चुका देता है, इसलिए शिकायतकर्ता से पूछा जा सकता है कि क्या आरोपी ने पहले कोई भुगतान किया था, यदि किया था तो उसका समायोजन क्यों नहीं किया गया, क्या आपने उसकी रसीद दी थी, क्या आपने शेष राशि का कोई हिसाब किताब तैयार किया था। यदि परिवादी इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता, तो अदालत के सामने पूरे दावे की सत्यता पर प्रश्न उठ सकता है। दोस्तों, अंत में परिवादी की सामान्य विश्वसनीयता की भी जांच की जा सकती है। उससे पूछा जा सकता है, क्या आपने अदालत में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, क्या आपने किसी तथ्य को छिपाया है, क्या आपके पास कोई स्वतंत्र गवाह है, क्या आपके बयान में बाद में कोई बदलाव किया गया, क्या आपकी प्रत्येक बात किसी दस्तावेज से सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, ये एक बात हमेशा याद रखिए कि अदालत में केवल अधिक प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सही प्रश्न सही समय पर पूछना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य शिकायतकर्ता को यानी कि परिवादी को परेशान करना नहीं, बल्कि सच्चाई को अदालत के सामने लाना होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुमार एक्सपोर्ट्स वर्सेस शर्मा कारपेट में ये स्पष्ट कहा था कि आरोपी संभावित बचाव प्रस्तुत करके धारा 139 की जो प्रेजम्पशन है उसका खंडन कर सकता है। और एमएस नारायणा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी यह कहा गया कि यदि आरोपी का बचाव विश्वसनीय और संभावित हो जाता है तो परिवादी पर दोबारा यह भार आ सकता है कि वह वास्तव में कानूनी देय रण को सिद्ध करे। और वहीं एक जजमेंट है कृष्णा जनार्दन भट्ट वर्सेस दत्ताराया जी हैज, उसमें भी यह सिद्धांत सामने आया था कि केवल चेक और हस्ताक्षर होना अपने आप में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की परिस्थितियों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए यदि आप धारा 138 के किसी भी मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपका लक्ष्य केवल यह दिखाना है कि शिकायतकर्ता की कहानी में ऐसे संदेह और कमजोरियां हैं जिनके कारण अदालत यह मान सकती है कि कथित ऋण वास्तव में साबित नहीं हुआ है। दोस्तों, कानून आरोपी से असंभव प्रमाण नहीं मांगता, बल्कि केवल संभावनाओं के प्राबल्य के आधार पर अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देता है। इसलिए हर मुकदमे के फैक्ट्स को ध्यान से समझिए, शिकायतकर्ता के दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन कीजिए और उसके बाद ही प्री प्लान क्रॉस एग्जामिनेशन की रणनीति तैयार कीजिए। यही एक सफल बचाव की सबसे मजबूत नींव होती है और यही कारण है कि कई मामलों में केवल प्रभावी जिले के आधार पर भी आरोपी को न्यायालय से राहत मिल जाती है, आरोपी बरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं 138 में आरोपी के बचाव के, तो आप कमेंट में लिखें। और इसी तरह से हर बात को सरल शब्दों में समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।